हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 से संबंधित सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का यह छठा प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच। आइए हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। टॉप 20 प्रश्नों को इसमें देखेंगे। पहला नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो अगर हम लोग ग्लोब के हिसाब से देखें तो ग्लोब में जो इस प्रकार का ग्लोब है हमारा, आधा हिस्सा जो 0 डिग्री अक्षांश है विषुवत कहलाता है। उससे ऊपर के गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उसी प्रकार जो ये है इसके ग्लोब को अगर हम लोग उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच में बांटे तो जो दाहिने साइड का हिस्सा है वह पूर्वी गोलार्ध और बाएं साइड का हिस्सा जो है वो पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। तो भारत की जो स्थिति है वह इस प्रकार यहाँ पर अगर देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर के 37 डिग्री 4 तक जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट, और फिर इधर 68 डिग्री से शुरू होकर के 97 डिग्री तक जाता है पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत की स्थिति उत्तर और पूर्वी गोलार्ध के बीच स्थित है, यानी हम कह सकते हैं कि भारत जो है वह अक्षांशीय रूप से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय रूप से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है। जी हाँ, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु अगर मुख्य भूमि से कहा जाए तो यह तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है, जिसे हम कैप कैमोरिन के नाम से जानते हैं, तो ये मुख्य बिंदु से दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी मुख्य भूमि से। लेकिन अगर भारत का हम दक्षिणतम नोक कहें या सबसे दक्षिणी बिंदु कहें जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित। तो अर्थात हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही होगा कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। भारत का जो उत्तरी बिंदु है वह इंदिरा कौल है जो जम्मू कश्मीर अभी लद्दाख में स्थित है। उसी प्रकार जो है भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वह गुजरात में स्थित है, और जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है कैबेथू वह स्थित है कहाँ, वह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर तीसरा है कि डुरंड लाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है। दोस्तों, डुरंड लाइन जो है यह अभी आधुनिक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। हालांकि डुरंड लाइन अंग्रेजों ने खींचा था, उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था, पाकिस्तान बंटवारा नहीं हुआ था, यानी पाकिस्तान कोई अस्तित्व में नहीं था। तो डुरंड लाइन खींच करके भारत को अफगानिस्तान के क्षेत्र को अलग किया गया था। तो भारत और अफगानिस्तान भी कहा जाता है बहुत सारे ऑप्शंस में, लेकिन आधुनिक रूप से डुरंड लाइन अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा पर स्थित है। दोस्तों, एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर करेंगे ताकि उससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो हम उम्मीद करेंगे कि यह आपसे नहीं छूटेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सवाल है कि इसका आगे अगर हम लोग देखें इसी में तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, तथा भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको हम लोग मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर चौथा है कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। तो भारत का जो सुदूर पश्चिमी बिंदु है वह हम अभी पिछले प्रश्नों में डिस्कस कर रहे थे, तो आपको बताए हैं कि वह गुजरात राज्य में स्थित है। गौमुख गुजरात राज्य में जो स्थित है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर बिंदु है जो गुजरात राज्य में स्थित है। भारत देशांतरीय रूप से भी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच लगभग 30 डिग्री देशांतर में फैला हुआ है। तो इस प्रकार भारत में जो समय का अंतराल होगा वो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच 30 डिग्री है। तो 3 चौका 12, चूँकि 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, अर्थात 120 मिनट का समय अंतराल हो जाएगा। तो यो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सुबह होगी, गुजरात में 2 घंटा लेट शाम होगा, क्योंकि जो है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का समय जो है 2 घंटा की देरी होगी। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर भारत चूँकि अपना मानक समय जो है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर
जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद आधुनिक प्रयागराज शहर के पास से होकर के गुजरती है को माना है, अर्थात 82.5 डिग्री के हिसाब से भारत का जो समय है वह ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5वां है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है। जी हाँ, गुजरात है, झारखंड है, असम है, मिजोरम है। तो यहाँ पर असम राज्य को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों से होकर के गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़ हम लोग याद रखेंगे आसानी से। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़ मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, इस प्रकार जो है कुल 8 राज्य हैं। यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश किया था। जी हाँ, तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा कि आर्यों ने जो भारत में प्रवेश किया था वह खैबर दर्रा से होकर के प्रवेश किया था। दर्रा कहते हैं कि दो पहाड़ों के बीच प्राकृतिक रूप से बने पतले रास्ते, इधर फिर पहाड़ हो इधर पहाड़ हो, लेकिन इस बीच में एक पतला सा ये रास्ता जो निकल रहा है यह दर्रा के रूप में जाना जाएगा। तो दो पहाड़ों के बीच जो प्राकृतिक रूप से बने रास्ते होते हैं उसे दर्रा के नाम से जानते हैं। खैबर दर्रा से होकर के आर्य लोग भारत आए थे। अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में पिपली घाट दर्रा जो है वह स्थित नहीं है। बाकी थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रा जो है यह स्थित है, अर्थात ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जोजिला दर्रा किससे जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा जो है यह श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, पहले तो 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, तो उस रूप में जो है श्रीनगर राजधानी हुआ करती थी। अभी जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी में आ गया है, उसकी राजधानी जम्मू कश्मीर की श्रीनगर ही है। और फिर लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बना है। इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जोजिला दर्रा जो श्रीनगर को लेह से, अब हम लोग उसको ये भी कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने का कार्य करती है कौन, तो जोजिला दर्रा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर है कि पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। जी हाँ, पाल घाट दर्रा जो है यह 2 राज्यों को जोड़ता है। उसी प्रकार जो है थाल घाट और भोर घाट दर्रा जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। पाल घाट दर्रा केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो जब आप बिहार के गवर्नमेंट का जो किताब है उसका अध्ययन करेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा नाथुला की शहर, जो किताब हमारा जो पर्यावरण और हम क्लास 5वां में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ से भी आप इसका उत्तर आसानी से निकाल के कर सकते हैं कि नाथुला दर्रा जो है यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन 10वां का सी सबसे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों 10 प्रश्नों को हम लोग अब तक कवर कर चुके हैं, जो कि 10 ज्योग्राफी के प्रश्न थे। अगला प्रश्न हमारा इतिहास से संबंधित है। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सवाल है कि देश बंधु की उपाधि संबंधित है। तो देश बंधु की जो उपाधि है यह किसको दिया गया था, यह CR दास यानी चितरंजन दास को दिया गया था। चितरंजन दास ने ही जो है चितरंजन दास को देशबंधु के नाम से जानते हैं और इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है कि असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित कर दिया गया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन को अचानक से बीच में रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरा चौरी में हिंसक घटनाएं हुई थी और इसी कारण जो है इसको स्थगित किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए गांधी जी से लोग जो है नाराज थे और CR दास ने जो है इसी नाराजगी की वजह से अलग स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। CR दास यानी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 है कि जनरल माइक ओ डायर, जिन्होंने जलियांवाला बाग में
निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाए थे जनरल माइक ओडायर, इसकी हत्या किसने की थी? तो जनरल माइक ओडायर की हत्या उधम सिंह ने किया था। ऑप्शन सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में, किस वर्ष आया? तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है अस्तित्व में 1925। जी हाँ, ऑप्शन डी सबसे करेक्ट आंसर होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट प्रश्न है, सवाल नंबर 15 है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्वराज, हम अभी पिछले प्रश्न में इसको डिस्कस किए हैं कि जब गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन को 1922 में रोक दिया था तो इससे लोग नाराज हुए और लोगों ने मिलकर के, यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने मिलकर के 1923 में ये स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। अध्यक्ष के रूप में चित्तरंजन दास जाने जाते हैं और सचिव के रूप में मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, वो जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है? जी हाँ, पुस्तक है अ पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या फिर इंडिया विंस फ्रीडम, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया की खोज। तो यह इनमें से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री एपीजे अब्दुल कलाम, सॉरी माफी चाहता हूँ, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनका नाम और दोनों नाम सेम आने के कारण जो है, तो ये कौन लिखे थे? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 है। सवाल नंबर 17 है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के अंग की बात अगर की जाएगी तो आप आसानी से कह दीजिएगा कि एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, अर्थात 2 अंग है। तो अगर 2 अंग आप कहते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और आपका उत्तर 1 नंबर कट जाएगा। तो इसलिए सही उत्तर क्या होगा कि भारतीय संसद के 3 अंग है। एक है लोकसभा जिसको निचला सदन कहते हैं, दूसरा है राज्यसभा जिसको ऊपरी सदन कहते हैं, और तीसरा है महामहिम राष्ट्रपति। तो कोई भी जो विधेयक है लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद, राष्ट्रपति के मुहर लगने के बाद फिर वो जो है एक्ट बन जाता है। तो इस प्रकार भारतीय संसद के कुल 3 अंग है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें जनता डायरेक्ट चुन करके भेजती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है उसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा को 5 वर्ष में एक बार भंग होता है। लेकिन अगर राज्यसभा की बात की जाए तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 30 साल होना चाहिए और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों की सदस्यता खत्म होती है, फिर नए सदस्य उस पर अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता डायरेक्ट उन्हें वोट नहीं देते हैं, जनता के प्रतिनिधि उन्हें वोट करते हैं, चुन करके फिर आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 है कि संसद में कितने सत्र होते हैं? तो संसद की जब कार्यवाही चलती है तो मुख्य रूप से 3 सत्र में कार्यवाही चलती है। एक बजट सत्र जो कि फरवरी के महीनों में रहता है संसद का, दूसरा मानसून सत्र है जो जुलाई के आखिरी या अगस्त में, जुलाई अगस्त महीनों में, जुलाई के आखिरी सप्ताह से लेकर के अगस्त में चलता है, और तीसरा शीतकालीन सत्र है जो कि नवंबर के आखिर महीना से शुरू होकर दिसंबर में चलता है। तो ये तीनों प्रकार के सत्र जो है संसद में चलते हैं, अर्थात ऑप्शन डी सबसे सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 है कि अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो अस्थायी संसद जो है यह भारत में ये 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही, क्योंकि जब हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, उससे पूर्व 1946 में
1946 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार की गठन हुई थी, तो वो अस्तित्व मतलब अस्थायी संसद हम उन्हें कह सकते हैं, वो रही। फिर जब 1951-52 में जो है प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उसके बाद जो है हमारा अस्थायी रूप से संसद चलने लगा, अर्थात अस्थायी संसद जो है वो 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रहा। अगला प्रश्न है 20वां कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति महोदय जाने जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। अभी हम लोग के प्रथम नागरिक कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की प्रथम नागरिक हैं। दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी हम लोग इसमें कवर किए हैं, जो अभी बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अगला अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आप वीडियो को अपना लाइक जरूर दीजिएगा।